In this pharmacological snippet, I am going to tell you why low-dose aspirin is used in patients of myocardial infarction or coronary artery disease. तो देखिए, लो डोज एस्पिरिन क्या करता है, ये बेसिकली एंटी NSAID है एंड NSAID होने के नाते ये जो है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो अब आपको पता है कि कॉक्स एंजाइम के मेटाबॉलिज्म, कॉक्स एंजाइम जो है एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करके प्रोड्यूस करता है थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, अब थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस होता है प्लेटलेट्स के अंदर एंड दिस थ्रोम्बोक्सिन A2 इज एन एग्रीगेटर ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स को क्लॉट कराता है। और जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है PGI2, दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द वैस्कुलर एंडोथेलियम, और ये PGI2 जो है एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर है, मतलब ये इनहिबिटर ऑफ एग्रीगेशन, ये क्लॉटिंग को रोकता है। तो यूजुअली तो हमारी बॉडी में दोनों जो मटेरियल हैं एक होम्योस्टैटिक बैलेंस बना के रखते हैं ताकि ब्लड के अंदर अननेसेसरी क्लॉटिंग भी ना हो, और अगर कोई इंजरी होती है, कोई कट होता है, तो वहाँ पे जाके इमिडिएटली क्लॉटिंग हो जाए, एग्रीगेशन हो जाए, ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन अब एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन इस बैलेंस को बिगाड़ देता है। एस्पिरिन बेसिकली इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 को, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेटलेट्स। ठीक है, लो डोज में इट सेलेक्टिवली इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि प्लेटलेट्स में बनता है। अब प्लेटलेट्स में बनता है और प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लिया नहीं है, तो प्लेटलेट क्या करता है, फ्रेश सिंथेसिस नहीं कर पाता है फिर वापस से थ्रोम्बोक्सिन A2 का। तो जब तक उस प्लेटलेट की जिंदगी है तब तक वो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बना सकता। अब जब नई प्लेटलेट बनेगी तभी नया थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा उसकी जगह, और वहीं पे जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है वो धड़ाधड़ प्रोस्टासाइक्लिन बना रहा है, वो PGI2 बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एस्पिरिन खाने के बाद पेशेंट की बॉडी में थ्रोम्बोक्सिन A2 बनना बंद हो गया और PGI2 अपने यूजुअल उस पर बन ही रहा है। तो दिस एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसेस अ स्क्यूड बैलेंस टुवर्ड्स एंटी एग्रीगेशन। ठीक है, इसीलिए जो NSAID जो एस्पिरिन है लो डोज में जब हम देते हैं तो इट हैज़ गॉट अ इफेक्ट, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बोलो या एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट है, और ये क्लॉट बनने से रोकता है। अब इसका साइड इफेक्ट देखो, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी होनी है, कोई डेंटल प्रोसीजर होना है क्योंकि वो एस्पिरिन खा रहा है तो उसका BTCT बढ़ गया, क्लॉटिंग टाइम बढ़ गया, ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया। तो ऐसे में अगर कोई डेंटल प्रोसीजर, कोई ऑपरेशन के लिए जाएगा पेशेंट, तो उसकी ब्लीडिंग लंबे समय तक चलेगी। आपने भी देखा होगा कि घरों में अगर कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो कि एस्पिरिन खा रहे हैं, तो उनका जरा सा अगर दाढ़ी बनाते हुए कट लग गया या कहीं भी स्किन में कोई कट लग गया तो वो लंबे समय तक ब्लीड करता है। जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसको उन्हें लंबे समय तक दबा के रखना पड़ता है। तो एस्पिरिन, अगर वो पेशेंट कोई प्रोसीजर के लिए जा रहा है, कोई सर्जरी के लिए जा रहा है, तो एस्पिरिन को 7 डेज पहले रोकना ज़रूरी है। एस्पिरिन स्टॉप करनी पड़ेगी ताकि उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए एंड ताकि पेशेंट